जो बच्चे इस साल बीएससी 6 सेमेस्टर बॉटनी का एग्ज़ाम पेपर देने वाले हैं उनके लिए ये क्वेश्चन पेपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ऐसे बहुत से क्वेश्चन होंगे जो इस क्वेश्चन पेपर से आपके एग्ज़ाम पेपर में पूछे जाएंगे। पेपर 2 का नाम है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। चलिए देख लेते हैं इस पेपर में कौन कौन से और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। 75 क्वेश्चन टोटल हैं और 75 में से 75 ही आपको करने हैं। चलिए तो क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में एग्जाम पेपर पूछा जाता है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले एक बात पूछूंगा कि ये जो इकोसिस्टम होता है, पारिस्थितिकी तंत्र है, इसकी खोज किसने की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पेपर में पूछा जाता है। फटाफट तेजी से कमेंट कर दो। लेकिन इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो सी पे टिक लगाओ, रेगिस्तान। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, रेगिस्तान। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ नेचुरल इकोसिस्टम, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है। आप सी पे टिक लगा दें, फॉरेस्ट यानी कि जंगल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या। सूर्य का प्रकाश। बिना सूर्य के प्रकाश के पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना सकते, और जितने भी मांसाहारी जंतु होते हैं, शाकाहारी जंतु होते हैं, वो सब के सब घास फूस पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सूर्य का प्रकाश। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन इस एग्जाम पेपर में पूछे गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। व्हाट ऑफ द फ्लोइंग इज अ प्रोड्यूसर इन ए इकोसिस्टम, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक है। उत्पादक घास फूस पेड़ पौधे। घास पे आप टिक लगा दो, बी नंबर इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज GIC, यानी कि GIS है। व्हाट इज GIS, GIS क्या है। अरे यार इंग्लिश में तो दिख रहा है पर हिंदी में तो दिख ही नहीं रहा है। इसको भौगोलिक सूचना प्रणाली, सामान्य सूचना भंडारण, वैश्विक इंटरनेट सेवाएं, हरित औद्योगिक क्रांति, यानी कि हरित औद्योगिक रणनीति। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपके माइंड में आ गया होगा, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि आप ए पे टिक लगा दो। ठीक है, हिंदी में देख लेना, हिंदी में ज़्यादा स्पष्ट नहीं है। व्हाट इज़ द प्राइमरी कॉसेस ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन। आपने नाम सुना क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, क्योंकि देखो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होती है ना, जो फ्रीज हो गए हमारे, एसीए हो गई, इनमें फ्रेन 11-12 का यूज़ करते हैं। जब लगातार ये वर्क करते हैं तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस उत्पन्न करते हैं और 20 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करके समताप मंडल में प्रेजेंट ओजोन परत पर अटैक करते हैं। समझ गए, तो मुख्य कारक जो है ना वो CFCS है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए व्हाट इज़ द ओजोन होल प्राइमरीली लोकेटेड, यानी कि ओजोन छिद्र मुख्य रूप से कहाँ स्थित है। अफ्रीका के ऊपर, अंटार्कटिक यानी कि आर्कटिक के ऊपर, या अंटार्कटिका के ऊपर, या उत्तरी अमेरिका के ऊपर। कहाँ लग रहा है, सी पे आप टिक लगा दो, अंटार्कटिका के ऊपर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। विच इंटरनेशनल एग्रीमेंट वाज इधर रिड्यूस, पता नहीं क्या है इसमें ढक गया। CFC उत्सर्जन को कम करने के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया गया। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया गया, बी पे आप टिक लगाओ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, चलिए ऐसा लग रहा है जैसे जी के वो पढ़ा रहा हूँ, क्या बोलते हैं उसको, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। किस बायोम में सबसे अधिक प्राथमिकता उत्पादकता होती है, यानी कि सबसे अधिक प्राथमिक उत्पादकता होती है। विच बायोम हैज़ द हाईएस्ट नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। किस बायोम में सबसे अधिक प्राथमिक उत्पादकता होती है। टुंड्रा मरुस्थल, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, समशीतोष्ण घास भूमि। हिंदी में पढ़ने से बढ़िया तो यार इंग्लिश में अच्छा होता है, कम से कम वर्ड तो सही से पढ़ लिए जाते हैं। नो का सी पे आप टिक लगा दो, उष्ण कटिबंधीय। ठीक है, वर्षावन। ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। विच इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BSI, यानी कि BSI का पूरा नाम क्या है। BSI का पूरा नाम क्या है, सी पे आप टिक लगाएं। ठीक है, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ VSI लोकेटेड। VSI का मुख्यालय कहाँ स्थित है। VSI का
मुख्यालय कहाँ स्थित है? सी पे आप टिक लगाएं, कोलकाता में। ठीक है, चलिए। व्हाट इज़ द फाइटोग्राफी यानी कि पादप भूगोल क्या है? अरे यार, पादप भूगोल क्या? पादप के रोगों का अध्ययन, पृथ्वी पर पौधों के वितरण का अध्ययन, पौधों के आनुवांशिकी का अध्ययन, पौधों के वर्गीकरण का अध्ययन। जिसने यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 के एमसीक्यू पढ़ रखे हैं उनके लिए ये क्वेश्चन पेपर 2 रुपये के इजी से भी इजी है। बी पे आप टिक लगा दें, पृथ्वी पर पौधों के वितरण का अध्ययन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए मेजर फाइटोग्राफिकल रीजन ऑफ इंडिया, यानी कि निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रमुख पादप भूगोल क्षेत्र नहीं है? सी पे आप टिक लगाएं, अमेजन वर्षावन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अरे इंग्लिश में खुद पढ़ लो यार आप लोग, मैं हिंदी में देखने वाला हूँ। मैंग्रोव वनस्पति का वितरण मुख्य रूप से किस कारक से प्रभावित होता है? अधिक ऊंचाई, लवणीय और ज्वारीय क्रिया, ठंडा तापमान, मरुस्थलीय जलवायु। बी पे आप टिक लगाएं, लवणीयता और ज्वारीय क्रिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस क्षेत्र में सबसे अधिक पौधों की जैव विविधता पाई जाती है? भारत में किस क्षेत्र में सबसे अधिक पौधों की जैव विविधता पाई जाती है? हाँ, पाई जाती है पश्चिमी घाट इज़ द राइट ऑप्शन, यानी कि वेस्टर्न घाट्स। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, पौधों की प्रजातियों के प्रवास का मुख्य कारण क्या है? यानी कि व्हाट इज़ द प्राइमरी कॉजेस ऑफ प्लांट स्पीसीज माइग्रेशन, यानी कि प्रजातियों के प्रवास का मुख्य कारक क्या है? मुख्य कारण क्या है? पशुओं का व्यवहार, अरे ना यार, भूगर्भीय और जलवायु परिवर्तन, मानव जनसंख्या वृद्धि, रासायनिक उर्वरक। तो राइट ऑप्शन आपके माइंड में कौन सा वाला आया? मैं समझ गया कौन सा वाला राइट ऑप्शन आपके माइंड में आया होगा, रासायनिक उर्वरक आया होगा, बट होता नहीं है। बी पे आप टिक लगाओ, भूगर्भीय और जलवायु परिवर्तन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। विच प्रोसेस हेल्प्स इन सोयल फॉर्मेशन, कौन सी प्रक्रिया मिट्टी के निर्माण में मदद करती है? भूकंप, चट्टानों का अपक्षय, ज्वालामुखी विस्फोट, बिजली का गिरना। तो बी पे आप टिक लगाएं, चट्टानों का अपक्षय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखो, वेटलैंड अर्धभूमि जो होती है, आर्द्र भूमि पर्यावरण के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? पर्यावरण के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? वे जल शुद्धिकरण में मदद करते हैं। ए पे टिक लगा दो, राइट ऑप्शन, यानी कि दे हेल्प इन वाटर प्यूरिफिकेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखो, आर्द्र भूमि आमतौर पर कौन से पौधों पाए जाते हैं? आर्द्र भूमि में आमतौर पर कौन से पौधे पाए जाते हैं? पौधों पाए जाते हैं, गलत कर दिया ना। विच टाइप्स ऑफ द प्लांट्स आर कॉमनली फाउंड इन वेटलैंड्स, यानी कि आर्द्र भूमि में आमतौर पर कौन से पौधे पाए जाते हैं? केक्टस, राइजोफोरा, चीड़ का पेड़, वांस। तो राइजोफोरा पाया जाता है। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरणीय स्रोत है? नवीनीकरणीय स्रोत है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सौर ऊर्जा जो है ना वो नवीकरणीय स्रोत है। ठीक है, ना ख़त्म होने वाला स्रोत है। विच इज़ नॉट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, कौन सा गैर नवीनीकरणीय स्रोत है? जल विद्युत, जीवाश्म ईंधन, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। तो 21 का राइट ऑप्शन सी पे आप टिक लगा दो, क्योंकि ये जीवाश्म ईंधन, ठीक है, कभी भी ख़त्म यानी कि समाप्य सोर्स है, ख़त्म हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। पारिस्थितिक पदचिन्ह किसे मापता है? पारिस्थितिक पदचिन्ह किसे मापता है? बहुत ही हल्का दिखाई दे रहा है पर कोई दिक्कत नहीं है। पारिस्थितिक पदचिन्ह किसे मापता है? तो वो मापता है प्राकृतिक पर मानव गतिविधि के प्रभाव को। ठीक है, प्राकृतिक पर मानव गतिविधियों के प्रभाव को। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति के पारिस्थितिक पदचिन्ह को बढ़ा सकता है? सी पे आप टिक लगा दें, भोजन और पानी की बर्बादी करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, वेयर इज ए हेडक्वार्टर्स ऑफ NBPGR लोकेटेड। अगर क्वेश्चन जब आप पढ़ो पेपर में और हिंदी में समझ में ना आए तो एक बार इंग्लिश में पढ़ लेना। अब जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो तो हिंदी समझ में नहीं आएगी उनके, लेकिन जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश समझ सकते हैं। समझ गए? तो वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ NBPGR लोकेटेड, NBPGR का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वो है नई दिल्ली में प्रेजेंट। ठीक है, बड़े सिंपल से क्वेश्चन, बड़े छोटे क्वेश्चन। और एक चीज़ और है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन की लेंथ बहुत कम है, क्वेश्चन की लेंथ बहुत कम है, और हर एग्जाम पेपर में क्वेश्चन की लेंथ बहुत कम ही होती है। तो ऐसे क्वेश्चन मत पढ़ना जिनकी लेंथ ज़्यादा होती है। लेंथी क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछे जाते हैं। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम पेपर देने वाले हो, आप DDU वाले हों,
आप बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी वाले हो, एमएसयू वाले हो, एमजीपीआरयू वाले हो, जीजेयूएम वाले हो जी, यूपी या अदर स्टेट की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, सब के क्वेश्चन पेपर में जो लेंथ होती है ना क्वेश्चन की, वो कमी होती है। प्रदूषण क्या है, यानी कि प्रदूषण क्या है, यानी कि शुद्ध वायु और जल, पर्यावरण का दूषित होना। बी पे आप टिक लगा दो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, वैश्विक तापमान वृद्धि के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। बी पे आप टिक लगाओ, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट जैव पदार्थ है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट? कांच, प्लास्टिक, भोजन के अवशेष, धातु। तो 27 का राइट ऑप्शन सी पे टिक लगाओ, भोजन के अवशेष। चलिए 28 देखते हैं। कचरा प्रबंधन में 3R सिद्धांत क्या है? 3R सिद्धांत का नाम सुना है कचरा प्रबंधन में? तो 10th क्लास में आपने बड़े अच्छे से पढ़ रखा है। पढ़ा नहीं पढ़ा? ए पे टिक लगा दो। कम करना, पुनः उपयोग करना और पुनः चक्रण, यानी कि रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी? चक्रीय अर्थव्यवस्था का मुख्य लाभ क्या है? चक्रीय अर्थव्यवस्था का मुख्य लाभ क्या है? सी पे आप टिक लगा दें, संसाधनों का सतत उपयोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। कार्बन क्रेडिट्स क्या है? कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए एक वित्तीय प्रोत्साहन। तो ज़्यादा लंबे पे मत जाओ, ज़्यादा लंबे पे मत जाओ, ए पे टिक लगा दो क्योंकि यही ऑप्शन सबसे बड़ा हमें दिखाई दे रहा। 31 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कचरा प्रबंधन तरीका सबसे अधिक पर्यावरण अनुकूल है? दहन, भूमि भराई, पुनर्चक्रण, खुले में कचरा फेंकना। देखो ये जो पेपर सेकेंड है ना, क्योंकि इन्वायरमेंट का, तो बड़े आसानी से आप बिना पढ़े भी समझ के इसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, क्योंकि बेसिक नॉलेज है, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कचरा प्रबंधन तरीका सबसे अधिक पर्यावरण अनुकूल है? दहन है, भूमि भराई है, पुनर्चक्रण है, खुले में कचरा फेंकना। राइट ऑप्शन ए 31 का सी पे आप टिक लगा दें, पुनर्चक्रण। ठीक है, यानी कि रिसाइकलिंग। और आजकल रिसाइकलिंग हर जगह हो रही है। 32 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक पारिस्थितिकीय कारक है? कौन सा जैविक पारिस्थितिकीय कारक है? डी पे आप टिक लगा दो। ठीक है, सूक्ष्म जीव इज द राइट ऑप्शन। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु कारक का उदाहरण है? हवा जो है ना, वो जलवायु कारक का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल क्लाइमेट फैक्टर वाइंड। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक की क्या भूमिका होती है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक जो होते हैं ना, वो चाहे प्राथमिक उपभोक्ता हो, अजीब वो उत्पादक हो और उपभोक्ता हो, दोनों को ख़त्म करके मिट्टी में मिला देते हैं। ऐसा मान लो, देखो कहाँ पे वे भोजन का उत्पादन करते हैं, वे मृत जीवों को विघटित करके पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण करते हैं। बी पे आप टिक लगा दो। ठीक है, राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? तो जीवों का एक समुदाय जो अपने पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करता है। बी पे आप टिक लगा दें। ठीक है, ये तो बड़ा सिंपल से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36 देखो, जीआईएस से सबसे अधिक लाभ किस क्षेत्र को होता है? बी पे आप टिक लगाएं, पर्यावरण संरक्षण को, यानी कि विच सेक्टर बेनिफिट्स द मोस्ट फ्रॉम जीआईएस एप्लीकेशंस। 37 का राइट ऑप्शन देखते हैं। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल है? अभी ऊपर मैंने बताया भी था, 37 का राइट ऑप्शन जो है वो बी पे टिक लगा दो, क्योटो प्रोटोकॉल। ऊपर दूसरा था, ये दूसरा। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल है? क्योटो प्रोटोकॉल है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। रेगिस्तानी पौधों में कौन सा अनुकूलन उन्हें जीवित रहने में मदद करता है? बड़ी नरम पत्तियां, गहरी जड़ प्रणाली, कमजोर तना, कोई प्रकाश संश्लेषण नहीं। अरे यार बात तो सही है यार, कोई क्वेश्चन तो ऐसा फंस जाता है ना जिसमें लगता है कि सभी ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, आखिर लगामे तो लगामे किस पे? जैसे ये फंस गया, गहरी जल प्रणाली। ठीक है, 38 में का बी पे आप टिक लगा दें, गहरी जल प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 39 है, फसल उगाने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी होती है? विच टाइप ऑफ सॉयल इज़ द बेस्ट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स? बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, पथरीली मिट्टी। अरे यार पथरीली मिट्टी, अरे वाह क्या बात, चिकनी मिट्टी इनमें खेती नहीं होती है। अब बची दो, बलुई मिट्टी और दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी में भी मुश्किल से होती है, तो 39 का राइट ऑप्शन सी पे आप टिक लगाओ, दोमट मिट्टी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। वेटलैंड क्या है?
वेटलैंड क्या, अरे वेटलैंड क्या है, एक भूमि जो कुछ समय या पूरे वर्ष पानी से ढकी रहती है, वही तो वेटलैंड होगी। क्या लग रहा है आपको? 40 में का बी पे टिक लगाओ। वेटलैंड आर्द्र भूमि क्या है, जो भूमि कुछ समय या पूरे वर्ष पानी से ढकी रहती है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, मिट्टी किससे बनी होती है? केवल रेत से, केवल पानी से? खनिज भी होते हैं उसमें, जैविक पदार्थ भी होते हैं, वायु और पानी से भी, या केवल चट्टानों से? तो मिट्टी किससे बनी होती है? 41 का सी पे आप टिक लगा दो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 42। निम्नलिखित में से कौन वेटलैंड का उदाहरण है? सुंदरवन मैंग्रोव जो है ना, वो वेटलैंड का उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पे वर्ष भर वर्षा होती रहती है, ऐसा मांगे चलें आप। 42 हो गया हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, कार्बन पदचिह्न किसे मापता है? कार्बन पदचिह्न किसे मापता है? मानव गतिविधियों द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को मापता है। ठीक है, व्हाट डज कार्बन फुटप्रिंट मीजर किसे मापता है? द अमाउंट ऑफ CO2 रिलीज बाई ह्यूमन एक्टिविटीज़। चलिए 44 देखते हैं, विच एक्टिविटीज़ इंक्रीज ए पर्सनस कार्बन फुटप्रिंट? कौन सी गतिविधि व्यक्ति के कार्बन पदचिह्न को बढ़ाती है? कार्बन पदचिह्न को बढ़ाती है। बी पे आप टिलाएं, कोयला और पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन जलाना। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 45 देखो, कौन सी गैर कार्बन पदचिह्न बढ़ाने के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार है? कौन सी गैस होगा यार कार्बन पदचिह्न बढ़ाने के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार है? तो विच गैस इज़ द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द कार्बन फुटप्रिंट? तो CO2 का नाम सबसे पहले नंबर पे इसमें आना चाहिए, है ना। तो बी पे आप टिक लगा दो, CO2 इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 46। EIA का पूरा नाम क्या है? व्हाट डज EIA स्टैंड फॉर? तो इसको तो इंग्लिश में पढ़ो तो बेहतर है आपके लिए। बी पे आप टिक लगाओ, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग EIA इन इंडिया? भारत में EIA कराने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? कौन सी संस्था जिम्मेदार है? बी पे आप टिक लगाएं, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ठीक है, एंड क्लाइमेट चेंजिंग्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एबायोटिक इकोलॉजिकल फैक्टर? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा अजैवीय पारिस्थितिकीय कारक है? अजैवीय समझते हो? तो जानवर, पौधे, बैक्टीरिया, ये सब एक जैसे हैं। सी पे आप टिक लगा दो, यही क्या है? अजैवीय कारक है। तापमान हो गया, एयर हो गया, ठीक है, प्रकाश हो गया। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 49 देखते हैं, विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज एट द टॉप ऑफ द फूड चेन? खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर कौन से जीव आते हैं? शीर्ष शिकारी, शाकाहारी जीव, प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि एपेक्स प्रेडेक्टर। ठीक है, शीर्ष शिकारी, शेर नंबर 1 पे आता है, ऐसा मान चलो। विच ऑफ द फ्लोइंग इकोसिस्टम हैज़ द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी? डिजर्ट, टुंड्रा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड। अब ये दोबारा क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होगा। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में जैव विविधता सबसे अधिक होती है? सबसे अधिक होती है वो होती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है, यानी कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, प्राथमिक उत्तराधिकार में सबसे पहले कौन से जीव आते हैं? प्राथमिक उत्तराधिकार में सबसे पहले कौन से जीव आते हैं? वो आते हैं लाइकेन और काईमास। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक उत्तराधिकार का उदाहरण है? लावा से बने नई द्वीप का निर्माण, नवगठित रेगिस्तान में पौधों का बढ़ना, बाढ़ के बाद जंगल की पुनर्वृद्धि, प्रवाल भित्ति का निर्माण। वे कितने बुरे वर्ड लिए हुए हैं यहाँ पे। सी पे आप टिक लगा दो, बाढ़ के बाद जंगल की पुनर्वृद्धि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 53, हाइड्रोस्फीयर उत्तराधिकार अनुक्रम क्या? व्हाट इज द हाइड्रोस्फीयर सक्सेशन? अरे भैया ये क्वेश्चन कैसे पूछ लिया यार। हाइड्रोस्फीयर उत्तराधिकार क्या है? ठीक है, हाइड्रोस्फीयर उत्तराधिकार क्या है? तो बी पे आप टिक लगाएं, जल निकायों में होने वाला सक्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, हाइड्रोस्फीयर उत्तराधिकार का पहला चरण कौन सा है? विच ऑफ द फर्स्ट स्टेज ऑफ हाइड्रोस्फीयर सक्शन? ठीक है, तो पहला चरण कौन सा है? पहला चरण कौन सा है? तो वो देखो, ये जो तुम देख रहे हो ना, पादप प्लवक चरण, ये वाला फाइटो। ठीक है, फाइटो प्लांक्टन स्टेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट द फाइनल स्टेज ऑफ सक्शन? जल्दी बताओ,
यानी कि निम्नलिखित में से कौन उत्तराधिकार अनुक्रमण का अंतिम चरण है? अंतिम चरण कौन सा है? अंतिम चरण की बात चल रही है यहाँ। बी पे आप टिक लगाओ, परिपक्व समुदाय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जीरो शेयर अनुक्रमण का हिस्सा नहीं है? जीरो शेयर अनुक्रमण का हिस्सा नहीं है। बी पे आप टिक लगाओ, पादप पिलवक चरण। ये जो है ना वो जीरो शेयर का हिस्सा नहीं है। ठीक है। 57 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन हमेशा खाद्य श्रृंखला की शुरुआत से होता है? उत्पादक जो होते हैं ना वो खाद्य श्रृंखला की शुरुआत में होते हैं। खाद्य जाल क्या है? कई परस्पर जुड़े खाद्य श्रृंखलाओं का एक समूह। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 59। मृत पदार्थों के अपघटक के लिए कौन सा जीव जिम्मेदार है? यार ये क्वेश्चन कैसा है? तो वही अपघटक, डी पे आप टिक लगा दो। वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं ऊपर वाले। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। कौन सा पारिस्थितिक पिरामिड प्रत्येक पोषण स्तर पर जीवित पदार्थ की मात्रा को दर्शाता है? कौन सा पारिस्थितिक पिरामिड प्रत्येक पोषण स्तर पर जीवित पदार्थ की मात्रा को दर्शाता है? तो वो दर्शाता है जैव भार का पिरामिड। ठीक है, जैव भार का पिरामिड। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। विच इकोलॉजिकल पिरामिड कैन नेवर बी इन्वर्टेड? कौन सा पारिस्थितिक पिरामिड कभी उल्टा नहीं हो सकता? संख्या का पिरामिड, जैव भार का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड, सभी पिरामिड उल्टे हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते। 61 का राइट ऑप्शन जल्दी बताओ बेटा। सी पे आप टिक ला दो। ऊर्जा का पिरामिड ये कभी उल्टा नहीं हो सकता। अगर आप सोच रहे हो कि शेर को घास खाए, ये इम्पॉसिबल है। ठीक है नहीं है? अच्छा बताओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। सामान्यतः एक पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर में कितनी ऊर्जा स्थानांतरित होती है? 10% ऊर्जा स्थानांतरित होती है। यही तो नियम है, 10% ऊर्जा का नियम। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। ऊर्जा पिरामिड में किस पोषण स्तर में सबसे अधिक ऊर्जा होती है? उत्पादक में सबसे अधिक ऊर्जा होती है, उसके बाद जो धीरे धीरे ऊर्जा घटती जाती है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनिज्म इज जनरली एट द बेस ऑफ ए पिरामिड ऑफ नंबर? निम्नलिखित में से कौन सा जीव सामान्यतः संख्या का पिरामिड के आधार पर होता है? वह है सी, उत्पादक। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। शुष्क स्थलीय पौधों में कौन सा अनुकूलन सामान्यतः पाया जाता है? शुष्क स्थलीय पौधों में कौन सा अनुकूलन सामान्यतः पाया जाता है? तो कौन सा अनुकूलन पाया जाता है? चौड़ी पत्तियाँ, मोटा क्यूटिकल और छोटी पत्तियाँ, तैरने वाले पत्तियाँ, बड़े रंध्र। तो बी पे आप टिक लगा दें, मोटा क्यूटिकल और छोटी पत्तियाँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। हेलोफाइटिक्स आर प्लांट्स दैट ग्रो एज अ विच ऑफ द इन्वायरमेंट? फ्रेश वाटर, सलाइन ऑफ हाई सल्ट कंसनट्रेशन, डिजर्ट, माउंटेन रीजन। यानी कि लवड़ीय पौधे किस प्रकार के वातावरण में उगते हैं? लवड़ीय पौधे किस प्रकार के वातावरण में उगते हैं? जो ऑप्शन सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है, लवड़ीय या उच्च नमक सांद्रता वाले स्थानों में। यार हर स्थान के पौधे अलग अलग होते हैं। रेगिस्तानों के पौधों को आप यहाँ लगा दो, कभी नहीं हो सकते। या ऐसी जगह लगाया जाता है जहाँ पानी की मात्रा कम होती है, क्योंकि वो 6 महीने 5 महीने में जब वर्षा होती है ना, उसी पानी को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं और उसी से जीवित रहते हैं। बेचारे यार, कितना कठिन जीवन है उनका भी। 67 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा एक उपजीवी अधिपादप का उदाहरण है? सी पे आप टिक लगाएं, ऑर्किड। ऑर्किड का नाम सुना, जो आम के पेड़ पर आता है। 68 देखो। परजीवी अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? परजीवी अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो परजीवी जितने भी होते हैं ना, वो अपना भोजन किसी जीवित जीव से प्राप्त करते हैं, अन्य जीवित जीवों से। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 69 है। उपजीवी जिसे आप बोलते हो इपीफाइट्स मेनली डिपेंड्स ऑन अदर प्लांट्स फॉर, यानी कि उपजीवी मुख्य रूप से अन्य पौधों पर किसके लिए निर्भर होते हैं? वो होते हैं संरचनात्मक समर्थन के लिए। क्वेश्चन नंबर 70 देखो। निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ण परजीवी है? निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ण परजीवी है? बी पे आप टिक लगाते हैं, अमरवेल इज अ राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 71 है। जैव विविधता क्या है? अय है, ये है दमदार क्वेश्चन। ये एग्जाम पेपर में पूछा जाता है भैया, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। जैव विविधता क्या है? जैव विविधता बी पे टिक लगाओ, प्रजातियाँ, जीनों और पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं इसको इंग्लिश में। 72 देखो। निम्नलिखित में कौन सा जैव विविधता का स्तर नहीं है? कौन सा जैव विविधता का स्तर नहीं है? पारिस्थितिक तंत्र विविधता, प्रजाति विविधता, आनुवांशिक विविधता, जलवायु विविधता। तो 72 का डी पे आप टिक लगा दो, जलवायु विविधता नहीं है। एक बाह्य स्थलीय संरक्षण का तरीका है। बाह्य स्थलीय संरक्षण का तरीका, वनस्पति उद्यान जो है ना, वो बाह्य स्थलीय संरक्षण का तरीका है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 है।
कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता जैव विविधता संरक्षण पर केंद्रित है? तो जैव विविधता संरक्षण पर जैव विविधता संधि केंद्रित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। व्हाट द मेन पर्पस ऑफ वाइल्ड लाइफ सेनेक्टरी यानी कि वन्य जीव अभयारण्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जितने भी अभयारण्य होते हैं ना, उनका मुख्य उद्देश्य होता है विलुप्त प्राय प्रजातियों की रक्षा करना। ठीक है, ए पे आप टिक लगा दो। तो 75 क्वेश्चन यहाँ पर पूरे हो चुके हैं और इन 75 क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार भी करना है, छोड़ना नहीं है। पेपर चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी का क्यों ना हो, आप प्रैक्टिस कर लो कितने क्वेश्चन आप सही सही कर पा रहे हो और मुझे कमेंट ज़रूर करना कि सर इतने क्वेश्चन हमने बिल्कुल सही सही करे हैं, यानी कि सही सही हमें इतने क्वेश्चन आते थे 75 में से। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करो। आई होप कि आपका पेपर भी बहुत अच्छा जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।